बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट करना बताऊंगा कि जब आपने रिग्रेशन की अजम्पशंस को टेस्ट करते हुए नॉर्मेलिटी बिटवीन आईवी एंड डीवी और नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल अगर वो आपने टेस्ट करनी हो तो वो किस तरह से की जाती है। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ। एक जो है वो आउटलायर की आइडेंटिफिकेशन और इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग पे है, और एक जो है वो लिनियरिटी को चेक करने के वाले से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो ज़रूर देखी होंगी। आज की इस वीडियो में हम जो है लिनियरिटी के बाद नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल जो है वो किस तरह से टेस्ट की जाती है। अगर आपने नॉर्मेलिटी सिर्फ रेजिडुअल की चेक करनी हो तो वो कैसे करते हैं। अगर आपने नॉर्मेलिटी मुख्तलिफ वेरिएबल्स की जैसे कि DV IV हैं उनकी चेक करनी हो तो वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता चलूँ, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इसकी कमांड रन करके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना नहीं आएगा। वी नीड टू चेक दैट रेजिडुअल से मुराद आपके एरर होते हैं। जो भी आप रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं उसमें जो टर्म होती है जिसको हम एरर टर्म कहते हैं, हम बेसिकली नॉर्मेलिटी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू चेक दैट द रेजिडुअल या एरर ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बेसिकली हमारा मेन कंसर्न है कि किसी भी रिग्रेशन लाइन का जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। टेक्निकली नॉर्मेलिटी इज नेसेसरी ओनली फॉर हाइपोथेसिस टेस्ट टू बी वैलिड। अगर आपके रेजिडुअल जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो आप जितने भी हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होंगे वो हाइपोथेसिस वैलिड कंसिडर होंगे। लेकिन अगर आपके रेजिडुअल नॉर्मल नहीं होंगे, अगर आपके रेजिडुअल या एरर टर्म में नॉर्मेलिटी नहीं होगी तो आपके हाइपोथेसिस टेस्ट जो हैं वो वैलिड नहीं होते। Estimation of the coefficient only requires that error be identically and independently distributed. कोफिशेंट आप एस्टिमेट कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी आपका डाटा, तब भी आप कोफिशेंट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, बट हाइपोथेसिस वैलिड नहीं रहते। सम रिसर्चर बिलीव दैट लीनियर रिग्रेशन रिक्वायर्स दैट आउटकम यानी डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टर वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वी नीड टू क्लैरिफाई दिस इशू। Actually it is the residual that need to be normally distributed. In fact the residual need to be normal only for the t-test to be valid. अब यहाँ पे ये confusion थोड़ा सा जहन से आप निकाल लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल की नॉर्मेलिटी को टेस्ट करना होता है। नो डाउट कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की नॉर्मेलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है जिसकी बेस पे ये अजम्पशन जो है हम टेस्ट कर रहे हैं वो ये कि हम रेजिडुअल की नॉर्मेलिटी को चेक करेंगे। क्योंकि रेजिडुअल नॉर्मल होंगे तो आपका टी टेस्ट वैलिड होगा, टी टेस्ट वैलिड होगा तो आपके हाइपोथेसिस टेस्ट जो हैं वो वैलिड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल दोनों अप्रोचेस सिखाऊंगा। अगर आप रेजिडुअल बेस जो है वो नॉर्मेलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले रिग्रेशन रन करेंगे, फिर आप एरर टर्म जो है जिसको आप रेजिडुअल टर्म भी कहते हैं उसको प्रेडिक्ट करेंगे, फिर आप के डेंसिटी के नाम से एक ग्राफ है वो बनाकर देखेंगे, फिर आप हिस्टोग्राम जो है वो एरर टर्म के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। फिर आप P नॉर्मल और Q नॉर्मल कर्व ये बनाकर देखेंगे। तो इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि वेदर योर रेजिडुअल्स आर नॉर्मल और नॉट। इसके अलावा कुछ रिसर्चर ये भी करते हैं कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बेस पे नॉर्मेलिटी चेक कर रहे होते हैं। अगर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बेस पे नॉर्मेलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो आप पहले रिग्रेशन रन करें, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की हिस्टोग्राम बनाएं, फिर हिस्टोग्राम को नॉर्मल बिन 20 की कंडीशन लगा के टेस्ट करें, फिर के डेंसिटी बनाएं नॉर्मल कर्व
की, फिर ग्राफ बॉक्स बनाएं डिपेंडेंट वेरिएबल का, फिर सिम प्लॉट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का बनाएं। ठीक है, यही सारा प्रोसीजर आप अपने आईवीज पे भी रिपीट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नॉन ग्राफिकल मेथड भी हैं जिनके ज़रिए हम रेजिडुअल की जो नॉर्मेलिटी है वो टेस्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास क्यूनेस और कर्टोसिस का मेथड है नॉर्मेलिटी को टेस्ट करने के लिए। उसमें भी पहले रिग्रेशन रन करनी होती है, फिर आप एस के टेस्ट ई इसकी कमांड लगाते हैं। फिर इसी तरह शफीरो विल्क डब्ल्यू टेस्ट है नॉर्मेलिटी का, इसमें भी आप पहले रिग्रेशन रन करते हैं। फिर एस विल्क ई, ठीक है, ई से मुराद जो आपने प्रीवियस विंडो के अंदर प्रिडिक्ट ई रेजिडुअल के नाम से कमांड रन की थी, तो इससे एक ई का कॉलम बन जाता है आपके डाटा सेट में। तो आप उसी ई की बेस पे, क्योंकि ई ही बेसिकली रेजिडुअल है, तो रेजिडुअल की बेस पे आप बार बार डिफरेंट मेथड अप्लाई करके नॉर्मेलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर जार्क बैरा के नाम से एक टेस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट, दूसरे सॉफ्टवेयर भी इसको सपोर्ट करते हैं, ये भी आप रन करके देख सकते हैं। इन सब में क्राइटेरिया सेम है कि अगर इनमें से किसी भी टेस्ट की पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% हो तो हम कहते हैं कि रेजिडुअल नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5% तो हम कहते हैं कि रेजिडुअल नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जान लें कि यू शुड हैव यूज प्रिडिक्ट ई रेजिडुअल रिजाइड कमांड। ये जो प्रीवियस विंडो में मैंने आपको प्रिडिक्ट ई रिजाइड कमांड, ये ई के बगैर, मतलब ये रिजाइड के बाद ई नहीं आएगा, ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट ई रिजाइड की जो कमांड है, यहाँ पे ये ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, कमांड बिफोर यूजिंग द नॉन ग्राफिकल मेथड। सो नॉन ग्राफिकल मेथड से पहले ये कमांड जो है ये रन होना ज़रूरी है। ये कमांड रन होगी तो ही आप नॉन ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वरना नॉन ग्राफिकल मेथड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें रेमेडी क्या है? अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि आपके जो रेजिडुअल हैं वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम क्या करें? इफ़ रेजिडुअल डू नॉट फॉलो अ नॉर्मल पैटर्न व्हेन यू शुड चेक फॉर ओमिटेड वेरिएबल्स, तो वो कहता है कि जनाब सबसे पहले आप ओमिटेड वेरिएबल्स की टेस्टिंग कर लें कि आपने कोई इम्पॉर्टेंट वेरिएबल तो नहीं मिस किया हुआ। ठीक है, मॉडल स्पेसिफिकेशन चेक कर लें, लीनियरिटी या फंक्शनल फॉर्म चेक कर लें, जो हमारी सेकंड अजम्पशन थी लीनियरिटी की, उसको टेस्ट करके देख लें। इन सम यू मे नीड टू रीअसेस योर मॉडल थ्योरी। इन प्रैक्टिस नॉर्मेलिटी डज नॉट रिप्रेजेंट मच ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन डीलिंग विद रियली बिग सैंपल। अगर आपका सैंपल बहुत बड़ा है, ठीक है, वैसे जो नॉर्मेलिटी के लिए जो कम से कम सैंपल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 30 रिक्वायर्ड्स होती हैं, मतलब 30 कम से कम ऑब्जर्वेशन हों तो हम कहते हैं कि नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ा सैंपल है, हज़ारों के हिसाब से 5,000, 7,000, 10,000 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, फिर नॉर्मेलिटी नहीं भी आ रही तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका सैंपल ही इतना बड़ा है कि वो नॉर्मेलिटी खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई 30, 40, 50, 60 टाउन्स हैं, मतलब 100 से भी कम है, 200 हैं, ठीक है, 300 से कम है, तो हम उसको एक छोटा सैंपल कंसिडर करते हैं। तो ऐसी सूरत में नॉर्मेलिटी को चेक करना पड़ता है कि क्यों नॉर्मेलिटी नहीं आ रही। A common cause of non-normality distributed residual is non-normality distributed outcome और predictor variable। एक कॉमन कॉज उसने बताया है कि नॉन नॉर्मेलिटी तब भी हो सकती है जब आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये नॉर्मल ना हो। जैसे मैंने अभी ये पीछे बताया था कि आप नॉर्मेलिटी को इस तनाजुर में भी चेक कर सकते हैं कि आपके वेरिएबल नॉर्मल हैं या नहीं, वन बाय वन। तो कुछ आपको वेरिएबल ऐसे नज़र आएंगे जो नॉर्मल होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उनको ज़रूर टेस्ट कर लें। ठीक है, कि आपके वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नॉर्मल हैं या नहीं। इफ़ नथिंग रॉन्ग कुड बी लोकेटेड बाय चेकिंग वेरिएबल ओमिशन एंड मॉडल स्पेसिफिकेशन। अगर वेरिएबल ओमिशन और मॉडल स्पेसिफिकेशन ये भी चेक करने के बाद कुछ भी आपको सामने गलत दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर फाइनल जो इसका क्यूर होता है वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर वीडियो आपको अपलोड करूंगा इस हवाले से कि अगर सारे टेस्ट अप्लाई करने के बाद भी समझ नहीं आ रही कि नॉर्मेलिटी क्यों यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रही, तो आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके ज़रिए पता चला सकते हैं कि आपकी जो है वो नॉर्मेलिटी क्यों नहीं आ रही।
तो आइए जनाब, हम स्टेटा पे ये सारा प्रोसीजर जो है वो रन करके देखते हैं कि किस तरह से हम नॉर्मलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पे आएंगे। ग्राफिकल मेथड में जो पहला स्टेप है वो रिग्रेशन रन करने का है, यानी आप जो नॉर्मल रिग्रेशन है वो आप रन करें, ठीक है जी, और उसके बाद प्रेडिक्ट ई रिजल्ट की कमांड लगाएं। तो यहाँ पे मैं रिग्रेशन रन करता हूँ, बल्कि ये मेरे पास मौजूद है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास रिग्रेशन रन हो गई। रिग्रेशन रन करने के बाद मैंने सेकंड कमांड लगानी है प्रेडिक्ट ई कॉमा रिजल्ट रीसेट, प्रेडिक्ट ई कॉमा रीसेट, ये मैं लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, इस कमांड को लगाने के बाद अगर आप अपने डाटा सेट पे देखें तो एक ई का कॉलम जनरेट हो चुका है। इस चीज़ को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ अपने यहाँ से डाटा सेट से। तो यहाँ पे ये देखिएगा ई के नाम से कॉलम जनरेट हो चुका है, जो कि बेसिकली एरर टर्म को या रेजिडुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम जनरेट हो गया। इसके बाद हमने के डेंसिटी ई नॉर्मल, इसकी कमांड लगानी है यहाँ पे, के डेंसिटी ई कॉमा नॉर्मल, ये कमांड लगाएंगे तो ये आपके सामने एक के डेंसिटी कर्व बन गई है, जो कि आपको ज़्यादा राइट साइड पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये दरमियान में नहीं है, दरमियान में हो तो हम इसको कुछ हद तक नॉर्मल कह सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट इन द सेंटर। सेंटर में होती तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करके इस साइड पर होती। इस चीज़ को मज़ीद ये अगर आप गौर से देखें तो नॉर्मल डेंसिटी जो है ये रेड वाली लाइन है, ठीक है। तो जो आपकी कर्नल डेंसिटी है, जो एक्चुअल डाटा की लाइन है, वो रेड लाइन से थोड़ा सा राइट साइड पे मूव हुई हुई है। इसका मतलब है नॉर्मेलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मज़ीद इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम जो है वो हिस्टोग्राम ये रन करके देखते हैं। हिस्टोग्राम ई के डेंसिटी नॉर्मल, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम ई के डेंसिटी नॉर्मल, ये देखिएगा जी, ये आपके सामने आ गई। इसमें भी अगर हम देखें तो आपकी ज़्यादातर बार्स जो हैं वो राइट साइड पे जा रही हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे आपका जो झुकाव है वो कम है, बिल्कुल दरमियान में नहीं आ रहा आपका डाटा, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि नॉर्मल नहीं है। फिर इसके अलावा आप पी नॉर्म और क्यू नॉर्म, इसकी कमांड रन करके देख लें मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी नॉर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये रिक्वायर कर रहा है आपको वेरिएबल की लिस्ट, ठीक है। तो पी नॉर्म हमारा जो डीवी है दैट इज़ ROA, और ये हमारा IV, टू मैनी वेरिएबल, ये एक वेरिएबल की बेस पे रिक्वायर कर रहा है। इसका मतलब है हम एक वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं, लाइक ROA। ये देखें जी, यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा दरमियान में से ना इसकी कंटिन्यूटी टूटी हुई है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी का बहरहाल इसमें इशू है। क्यू नॉर्म ROA, इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी का इशू है, ठीक है। यही कमांड आप IV के ऊपर रन करके देख लें, जो कि हमारा पहला IV है REM के नाम से। इस पर मैं रन करके देखता हूँ पी नॉर्म REM। यहाँ पे भी देखें ये कंटिन्यूटी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन आगे जाके ये गैप आ जाता है लाइन के दरमियान में। तो यहाँ पे भी इशू नज़र आ रहा है बहरहाल आपके IV और DV में, ठीक है। इसी तरह क्यू नॉर्म REM, ये देखें जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यू नॉर्म के अंदर बहरहाल इशू है, मींस आपका जो IV है उसमें बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारा करने के बाद आप ग्राफिकल मेथड यूजिंग वेरिएबल अप्रोच, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके ज़रिए हमें मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें भी सबसे पहले आपने रिग्रेशन रन करनी होती है। तो हम यहाँ पर जनाब रिग्रेशन को रन कर लेते हैं, यही वाली, बजाय इसके कि हम दोबारा से जो है वो यहाँ पे पूरी कमांड लिखें।
ये रिग्रेशन रन हो गई। रिग्रेशन रन करने के बाद आप सिर्फ अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की हिस्टोग्राम बना लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिस्ट, पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खाली हिस्ट लिख दें और अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि ROE है आप उसको लिख दें, ठीक है। ये देखिएगा अब ये कुछ इस तरह की ग्राफ बना रहा है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हुआ हुआ है, ठीक है। ये कमांड लगाने के बाद आप हिस्टोग्राम DV नॉर्मल बिन 20 ये कमांड आपने लगानी है। DV को यहाँ से रिप्लेस करके तो इसकी जगह जो आपका DV है ROE जो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है आप उसको ले आएँ, ये देखिएगा। तो ये बहरहाल थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे आपकी बार्स ज़्यादा उठी हुई हैं, ठीक है। दरमियान में अगर मैक्सिमम जो ऊंचाई है बार्स की वो दरमियान में कवर हो रही हो तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। तो बहरहाल ये पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसी तरह K डेंसिटी DV नॉर्मल ये आप अप्लाई करके देख लें। ये DV को रिप्लेस कर दें अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, इससे पता चल जाएगा। ये अगर हम देखें तो ये जो रेड वाली कर्व होती है ना ये नॉर्मल की कर्व है। तो जो एक्चुअल आपका डाटा है वो बहरहाल इसमें फिट नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को हटा हुआ है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो है वो डाटा नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा ग्राफ बॉक्स DV ये हम करके देखते हैं, इसमें क्या होता है जी। DV की जगह हम अपने वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। तो ये देखें जी। अच्छा, इसके ज़रिए ना हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि हमारे कोई मतलब इसमें कोई पोटेंशियल आउटलायर्स की वजह से तो नहीं इशू आ रहा। तो ये बता रहा है कि आउटलायर्स का इशू नहीं है आपके डाटा में, क्योंकि आउटलायर आपको याद होगा मैंने एक रिमूव कर दिया था एक वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आउटलायर का बहरहाल इशू नहीं बता रहा, कोई भी वैल्यू नहीं है जो आउटलायर की यहाँ पे शो कर रहा हो। अच्छा, उसके बाद ये फाइनल सिम प्लॉट के नाम से एक कमांड है, इसको हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें DV की जगह हम जो अपना वेरिएबल है उसको ले आते हैं। ये देखिएगा जी, ये एक फाइनल ग्राफ है। यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूटी के साथ नहीं आ रही, वैल्यू की कंटिन्यूटी यहाँ पे टूट रही है। इसका मतलब है कि बहरहाल ये वेरिएबल आपका नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है। इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारा ये जो वेरिएबल है ROE वाला ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह 1 बाय 1 ना तमाम को चेक करते जाना है आपने, ठीक है। बेशक ये आप आखिरी कमांड सिम प्लॉट वाली लगा कर भी अगर आप तमाम वेरिएबल्स को चेक करें, चाहे वो IV हैं या DV हैं, अगर उनमें कंटिन्यूटी शो ना हो या हिस्टोग्राम बनाकर पता चल रहा हो कि वो नॉर्मल नहीं है, तो आप उनको नोट करते जाएं और आखिर में उनकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। अच्छा, यही सारा प्रोसीजर जो है वो आप नॉन ग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें जो पहला मेथड है उसमें हमने रिग्रेशन रन करने के बाद SK टेस्ट E ये कमांड रन करनी है। और याद रखिएगा कि ये कमांड तभी रन हो सकती है जब आपके पास डाटा सेट के अंदर E मौजूद हो। और ये E कैसे कैलकुलेट हुआ था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब आप कमांड लगाते हैं ना प्रेडिक्ट E रिसिट, ये वाली कमांड लगाते हैं तब ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। प्रेडिक्ट E रिसिट ये कमांड जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका डाटा सेट है उसमें ये E का एक कॉलम बना देगा। सो अगर E कैलकुलेट हुआ है तो आप नॉन ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला मेथड है कर्टोसिस और स्क्यूनेस का मेथड। इसमें सबसे पहले रिग्रेशन रन करनी है आपने, ठीक है। रिग्रेशन याद रखिएगा, जब भी आप रिग्रेशन के बाद कुछ कमांड्स रन कर चुके हों तो कोशिश करें कि आप एक फ़्रेश रिग्रेशन जो है वो लाजमी रन कर लें। तो ये एक फ़्रेश रिग्रेशन रन हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम रिग्रेशन को रन करने के बाद सिंपली हमने लिखना है SK टेस्ट E, SK टेस्ट E, SK टेस्ट E, ये जी
ये कमांड जब मैं रन करता हूँ तो मेरे सामने एसके टेस्ट ई, दैट इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसकी जो है वो आप इंडिविजुअल पी वैल्यूज़ भी चेक कर लें। इंडिविजुअल पी वैल्यू जो स्क्यूनेस की है वो 5% के राउंड अबाउट है, यानी अगर मैं इसको राउंड करूं तो ये तकरीबन 5% बनती है, जबकि कर्टोसिस की जो वैल्यू है वो 51% पे जा रही है, जबकि इनकी जो जॉइंट पी वैल्यू बनती है वो 10% के राउंड अबाउट है। सो हमारा जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर पी वैल्यू लेस देन 5% हो तो रेजिडुअल नॉर्मल नहीं है, और अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% हो तो रेजिडुअल नॉर्मल है। सो अगर हम यहाँ पर जॉइंट पी वैल्यू को चेक करें तो वो 10% से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे रेजिडुअल नॉर्मल हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल इसके मैयर की तरफ देखें तो जो स्क्यूनेस है उसकी बेस पे ये नॉर्मल नहीं है, जबकि कर्टोसिस की बेस पे ये नॉर्मल है। सो अगर आप एक टेस्ट के ज़रिए जस्टिफाई ना कर पाएँ तो आप दूसरे टेस्ट पे आ जाएं। दूसरा टेस्ट है लाइक शफीरो विल्क डब्ल्यू टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। इसमें भी पहले रिग्रेशन रन करनी होती है, फिर एस विल्क ई ये आपने अप्लाई करना होता है। तो रिग्रेशन को दोबारा रन कर लें। ठीक है, और यहाँ पर एस विल्क ई ये कमांड रन करें। इसमें भी अगर आप देखें तो जो पी वैल्यू आ रही है वो 5% से बढ़ रही है, ये 0.05320 है। अगर मैं इसको राउंड करूं तो ये तकरीबन 5.3% हो जाती है। इसका मतलब है जो डिसीजन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर पी वैल्यू 5% से ग्रेटर है तो रेजिडुअल नॉर्मल है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मेलिटी कंफर्म हो रही है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है जर्क बैरा टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। इसको भी आप रन करके देख लें, इसमें रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। तो इसमें भी पहले रिग्रेशन आपने रन करनी है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद है जी JBE, ये आपने लिखा, जस्ट अ मिनट, JBE, इसको रन क्यों नहीं कर रहा, JB estimate JBE, ये जर्क पैरा को रन नहीं कर रहा, वो मैं बाद में बहरहाल चेक करता हूँ कि ये कमांड क्यों नहीं रन हो रही। जस्ट अ मिनट। बेसिकली अगर कोई चीज़ यहाँ पे परफॉर्म ना हो रही हो स्पेसिफिकली, अगर वो बाद वाले वर्जन्स में शामिल की गई है और पुराने वर्जन्स में शामिल नहीं है, तो आप हेल्प लिखकर उसको सर्च कर लें, लाइक हेल्प JB जर्क बैरा टेस्ट है। इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस इसने दिए हैं। इनमें अगर मैं चेक करूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है JB फ्रॉम HTP, एक यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल टू परफॉर्म जर्क बैरा टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे सामने ये बता रहा है कि इसकी ना इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है, डू फाइल इसकी चाहिए होती है। तो ये मैं क्लिक टू इंस्टॉल करता हूँ इस पैकेज को, तो ये इसको इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाता है अब आप इसको रन करके देखें। वार लिस्ट रिक्वायर्ड JBE, ये देखें जी, अब ये इसको रन कर रहा है, और रन करके जो इसकी पी वैल्यू आ रही है वो 5% से ग्रेटर है, 5% से ग्रेटर है, ये 15.32 आ रही है। इसका मतलब है कि जर्क बैरा टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है हमारी नॉर्मेलिटी है इस डाटा के अंदर। सो अगर आपको लगे कि आपकी जो है वो डाटा के अंदर नॉर्मेलिटी नहीं है तो उसके लिए जो मेथड है वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो आगे चल के मैंने सिखाना है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं वेरिएबल ओमिशन के ऊपर करूँगा, जो कि बेसिकली अजम्पशंस तो नहीं है, लेकिन अगर आपके डाटा में नॉर्मेलिटी कंफर्म ना हो रही हो, लिनियरिटी कंफर्म ना हो रही हो, आउटलायर्स आ रहे हो, तो आप एक दफ़ा वेरिएबल ओमिशन इसको ज़रूर चेक करते हैं। वेरिएबल ओमिशंस के अलावा आपने स्पेसिफिकेशन एरर को ज़रूर चेक करना होता है। ये दो चीज़ें चेक करके तो फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस आप पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिखाऊंगा कि अगर आपका जो डाटा है उसमें नॉर्मेलिटी, लिनियरिटी
वगैरह का इशू आ रहा हो तो उस डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।